आइए अब बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक चलता है कि आपकी बात करते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या है। आइए एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे हम लोग सिलेबस का कि क्या क्या चीज़ें हमें इस बार आपके पढ़नी होंगी, क्या क्या चीज़ें आपके यूपी टेट के पेपर में जो है वो पूछी जाती हैं। आइए एक एक चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, बहुत माइनर और बहुत आराम से पढ़ते हैं। हाँ, आपकी फरवरी या जन लास्ट तक आने के चांसेस हैं। ओके, आराम से समझते हैं कि चीज़ें बहुत आराम समझेंगे और समझ लेंगे पूरा आपका सिलेबस है। यूपी टेट पाठ्यक्रम की संरचना, विषय सूची, और ये पेपर आपके फर्स्ट टू, आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही है जो आपके कॉमन्स है। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, तो 1 to 5 आपका पेपर है। पहले हम लोग अभी प्राइमरी पेपर की बात करेंगे, फिर सेकंड जो आपका जूनियर पेपर है उसका हम लोग सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग प्राइमरी आपका डिस्कस करेंगे, प्राइमरी जो आपका है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, प्राइमरी का पेपर जो है, यहाँ आपकी बात करते हैं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास का। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो है ये आपका पहला सब्जेक्ट है, जो कि आपके CDP के नाम से आप जिन्हें जानते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये आपके 30 क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने आपसे कहा 30 मार्क्स का पेपर होता है, 30 ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा बाल विकास, सिलेबस है ये आपका बाल विकास का। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आइए हम लोग इस पर बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। सबसे पहले आपका फर्स्ट जो है उसमें क्या है, आपके बाल विकास का अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या होती है और क्षेत्र जो है वो आपके क्या होते हैं, जो कि DLED फर्स्ट सेमेस्टर का हूबहू आपका टॉपिक उठाया गया है। अगर DLED फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता या क्षेत्र होंगे। उसके बाद सेकंड है आपके बाल विकास की अवस्थाएं जो है वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने आपको शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आपकी प्रसवावस्था, गर्भावस्था आपको पढ़ाई है, ये सारी अवस्थाएं यहाँ आ जाएंगी। फिर बच्चे का शारीरिक विकास जो कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट आपके हो गया, संवेगिक विकास या संवेगात्मक विकास जो है वो आपकी क्या है, इमोशनल आपके डेवलपमेंट हो गया, भाषा विकास जो है वो आपके आ जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो जाएगा, सृजनात्मकता आ जाएगा, जिसे हम लोग आपकी क्रिएटिविटी बोलते हैं, और सृजनात्मक आपके क्षमता का विकास हो जाएगा, ये आपका CDP में आ जाएगा। आगे बात करते हैं और क्या हो जाएगा, इसे कोशिश करिए, या तो मैं आपको इट्स वेल क्लासेस पे क्या है, इसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी ये प्रॉपर आपको सिलेबस की, या फिर आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें। ओके, नोट कर लें कहीं, आप कॉपी पेन में नोट कर लें, इससे आपको पता हो कि ये चीज़ें हैं हमारी, और जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें मैच कर सको कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीज़ें हमें अभी पढ़नी है। तो जो चीज़ें आपके सिलेबस में पढ़ चुके हो, BEd DLED और BTC में आप पढ़ चुके हो, आप उसमें से क्या है वहाँ से ये टॉपिक पढ़ना तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, बिकॉज वही सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हो, वही सारी चीज़ें यहाँ सिलेबस में हैं। आगे बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो है आपका फिर से आपका बाल विकास का एक टॉपिक है, जो कि है बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि वंशानुक्रम हो गया आपका, और वातावरण हो गया। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालय संचार माध्यम जो है वो कौन कौन से हैं, बाल विकास के बच्चे के विकास के आधार पर आपको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। ओके मैम, PDF दे दीजिए, बाद में लिख लेंगे देखकर। बिल्कुल हाँ, आप या तो PDF में दे दूंगी, आप उसे निकलवा लेना, PDF को आपके क्या है, PDF को आप प्रॉपर तरीके से आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, आप जो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करना। मैं आपको PDF जो है इट्स वेल क्लासेस पे ही आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, अभी क्लास के बाद ही। उसके बाद बात करते हैं, अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपके बाल विकास में, इतने टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बुद्धि वगैरह जो टॉपिक है उससे भी एक्स्ट्रा जो आपका आता है, तो बुद्धि वाले टॉपिक से भी आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, ये सब आपके दिए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको यहाँ से टॉपिक कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो अगर बात की जाए यहाँ से कम समथिंग आपके 5 से 10 नंबर का पेपर जो है वो यहीं से आपके बन जाता है। उसके बाद आ जाता है सीखने का अर्थ क्या होता है, क्या है सीखने का अर्थ जो है वो क्या होता है। सेकंड आपका जो है वो है सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत जो है वो क्या होते हैं। बात करते हैं इसमें अधिगम, अधिगम जो है ये आपका आता है, अधिगम सीखने का अर्थ या इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन कौन से होते हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां जो है वो आपकी कौन कौन सी होती है, अधिगम को बोलते हैं लर्निंग। ये भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, आपको याद है ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है आप लोगों को। तो आपके अधिगम या सीखने का अर्थ क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक या अधिगम की प्रभावशाली विधियां जो है वो कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपका हो गया। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका सेकंड पेपर है आपका। उसके बाद अधिगम के नियम जो है वो आपके आ गए, इसमें आप लोगों ने थॉर्नडाइक के नियम देखे हैं, आपके बाल विकास में ही मैंने आपको थॉर्नडाइक के सीखने के लिए प्रमुख आपके नियम कौन कौन से होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। अधिनियम में उनका महत्व जो है वो आपका क्या क्या होता है वो आप लोगों को पढ़ने होंगे। उसके बाद अगला जो है वो है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या होंगे, इसमें आप लोगों को जो आपके ओके मैं आगे बता रही हूँ। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक आपकी उपयोगिता क्या होती है, अधिगम की लर्निंग की क्या सिद्धांत होते हैं, और इनके जब कक्षा में जब पढ़ाते हो तो उसमें क्या इनकी उपयोगिता होती है, उनकी बात की गई है। थॉर्नडाइक का आपके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, अच्छे से याद होगा आपको।
उसके बाद पेवलोव का आपका समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं और आप देख रहे हो आपके टेट के सिलेबस में भी है, आपकी यही सारी चीज़ें हैं। तो पेवलोव का आपके सिद्धांत हो गया, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत हो गया, कोहलर का सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो गया। उसके बाद प्याजे का सिद्धांत है आपके, वाइगॉस्की का सिद्धांत सीखने का वक्र आपके हो गया। फिर उसके बाद इनका वाइगॉस्की के सिद्धांत के बाद सीखने का वक्र जो है वो आपके क्या होता है, अर्थ एवं प्रकार क्या होते हैं, सीखने का पठार जो है, ये सब आपके बाल विकास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में ही ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद इसका अर्थ एवं कारण क्या होते हैं एवं इसका निराकरण कैसे होता है, आपके जो सीखने का पठार बन जाता है, उसके बाद उसका निराकरण जो है वो क्या होता है। सीखने का पठार मतलब होता है कि बच्चा क्या है, बच्चा एक टाइम तक तो पढ़ता जाता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो रुक जाता है। एक आपका पठार मतलब रुक जाता है, कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होती, उसके बाद फिर क्या है, फिर बच्चा आपके आगे ग्रो करता है या नीचे आपके डाउन हो जाता है। ये सब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर बच्चे जो भी लोग हैं वो आपको सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा, आपकी सब डीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में। जो लोग आपकी बीएड वगैरह कर रहे हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आप कहीं से बुक ले लें, जो कि आपकी सीडीपी की बुक है, या फिर आपके मेरे प्रॉपर तरीके से क्लासेस हैं आपकी सीडीपी की, आप वो क्लासेस जो है वो ले लें, तो आपके पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और आप समझ लीजिए कि आपके 10-15 नंबर का तैयारी है जो पूरी यहीं से हो जाएगी आपके। लर्निंग ग्राफ बोलते हैं, बिल्कुल सही। आगे आ जाइए, नेक्स्ट है शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं। अब शिक्षण क्या होती है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ही सेकंड पेपर है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ही क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का आपके सेकंड पेपर है। जो लोग आपके बीएड वगैरह भी कर रहे हैं, अगर वो आपके टेट का पेपर निकालना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि डीएलएड की तैयारी कर लें। बस डीएलएड की आपकी जो बुक्स हैं उनसे अगर आप पढ़ाई कर लोगे, या आपके डीएलएड मेरे नोट से कर लोगे, तो भाई आपका पेपर टेट का फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा। आपको कुछ कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा, सब कुछ वही है आपके। आ जाइए, बात करते हैं अगला, फर्स्ट सेमेस्टर का ही आपके दूसरा पेपर है, उसी का है आपके शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है शिक्षण के, आपके टीचिंग के अर्थ क्या है। टीचिंग, शिक्षण मतलब टीचिंग होती है आपके, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन आपके होता है, उसकी बात की गई है। अगला है शिक्षण के सिद्धांत जो है वो कौन कौन से होते हैं, टीचिंग के सूत्र जो है वो कौन कौन से होते हैं, शिक्षण प्रविधियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, शिक्षण प्रविधियां हो गई, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम आपके हो गए। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है आपके, शिक्षण के आधारभूत कौशल जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपके क्या है, सेकंड आपके पेपर का है, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं। तो आपकी कम्युनिकेशन क्या होता है, टीचिंग के आपके सिद्धांत क्या है, टीचिंग के सूत्र क्या होते हैं, टीचिंग की विधियां कौन कौन सी होती हैं, टीचिंग का अर्थ जो है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। अगर आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, बस रिवाइज करना है, आपकी तैयारी टेट की आधी हो चुकी है, कुछ नहीं करना, ये सब आपको रिवाइज करना है। अगर आपने नोट्स बनाए तो आप उठाइए और बस तैयारी करना, रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए। दूसरा आ जाइए समावेशी शिक्षा। चलिए बात करते हैं समावेशी शिक्षा, अगला आपके सीडीपी का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श की बात करते हैं आपके, ये आपके थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, क्या है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। अब मैं डीएलएड पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, तो एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि डीएलएड का सिलेबस ही आपका टेट का सिलेबस है। मैंने आपसे कहा भी था कि डीएलएड का सिलेबस ही आपकी क्या है, डीएलएड का सिलेबस पूरा आपके उठा के आपके टेट के सिलेबस में दे दिया गया है। उसका रीज़न है आपके, क्या रीज़न है आपके, ये रीज़न है आपके कि जो डीएलएड जो होता है ना वो क्या है, वो आपके टीचर 1 to आपके 8 तक के टीचर के लिए ही डीएलएड का कोर्स प्रॉपर तरीके से है आपके। और जो ये पेपर भी है टेट का, ये भी 1 to 8 वालों के लिए ही है, इसलिए आपका सब कुछ, आपको अगर आप पढ़ना चाहते हो टेट का, तो सब कुछ आपको डीएलएड में मिल जाएगा, क्योंकि डीएलएड वाले बच्चों को आपका प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर के लिए आपकी कोर्स ही पूरा डीएलएड का आपका कोर्स इसीलिए होता है। इसीलिए 2 साल की ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है कि आपको पढ़ाना सिखाया जाता है 2 साल में, किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं आपके समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय जो है वो क्या होता है, इसकी बात करेंगे। पहचान कैसे करेंगे आप, प्रकार क्या होते हैं इनके, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग क्या है आपका, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण और लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक्य अस्थि बाधित, मानसिक दक्षता वाले बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं। और समावेशन का मतलब होता है सभी को एक समान रूप से क्या है, आपकी शिक्षा देना ही समावेशन कहलाता है। शैक्षिक समावेशन जो है वो कहलाता है कि आपके बच्चे वो किसी भी वर्ग के हों, भाषा के हों, धर्म के हों, जाति के हों, लिंग के हों, वर्ण के हों, आपको सभी क्या है, सभी को समान रूप से जो है वो आपके लेके चलना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा जो है वो आपका कहलाता है। ओके,
अगला है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण जो है वो क्या होते हैं, मतलब आप अगर क्लास में समावेशित तरीके से एक समान रूप से पढ़ाना चाहते हो तो कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, सामग्री क्या होगी, विधियाँ क्या होंगी उनकी, आप कैसे टीएलएम एवं अभिवृत्तियाँ मतलब कैसे टीएलएम का यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। नेक्स्ट है आपकी समाविष्ट बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी जो है वो कौन कौन सी आपकी होंगी, कौन कौन सी हेल्पफुल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है समावेशित बच्चों के लिए आपकी विशेष शिक्षण विधियां जो है वो कौन कौन सी होंगी, जैसे ब्रेल लिपि हो गई, आप ब्रेल लिपि के ब्रेल लिपि के फॉर्म में कैसे बच्चों को जो है वो पढ़ा पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे, आप समझ गए। अभी आगे बात करते हैं, जूनियर के लिए भी है और आपके प्राइमरी के लिए, डीएलएड वाले प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही है आपके। आगे बात करते हैं समावेशी बच्चों के निर्देशन एवं परामर्श की बात करते हैं कि आपके जो समावेशी बच्चे हैं उनके निर्देशन और परामर्श जो है वो किस तरीके से उन्हें दिया जाएगा आपके। उसके बाद बात करते हैं आपके अर्थ और उद्देश्य क्या होते हैं, प्रकार क्या है आपके समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की विधियां जो है वो कौन कौन सी होती है, आवश्यकता एवं क्षेत्र क्या है आपके कौन कौन से हैं। उसके बाद अगला जो है वो है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग व संस्थाएं जो है वो कौन कौन सी आपकी होती हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग आपकी। तो इसमें संस्थाएं या आपके विभागों की बात करें तो आपके मनोविज्ञान शाला आपके हो गई जो प्रयागराज में है, ये कैसे हेल्पफुल है आपके बच्चों के लिए, समावेशी बच्चों के लिए। मंडली मनोविज्ञान आपके केंद्र हो गए मंडल स्तर पर। जिला चिकित्सालय कैसे हेल्प करता है, साथ ही साथ जो डाइट है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित डाइट मेंटर जो है आपके, जहाँ जो आप लोगों की डीएलएड वगैरह जो है वो आपके कराते हैं, ये डाइट वाले ही तो आपको कराते हैं डीएलएड वगैरह। ओके, तो वो आपके हो गए। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र क्या होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आते हैं। समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां आपकी हो गई। और बात की जाए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन जो है आपके हो गए, इसके बारे में ये आपके समावेशी शिक्षा से कुछ टॉपिक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व जो है वो आपके क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ देखें ना कि हर टॉपिक आपकी या हर जो आपके टॉपिक है ये कम से कम आपके 10-10 नंबर या आपके 7 से 8 नंबर तो आपके हर जगह से आने ही आने हैं, या आपके कहीं 10 आ जाएंगे, कहीं से 12 आ जाएंगे, तो कहीं से 4 ही आपके आ जाएंगे। ओके, चलिए समझ गए ये चीज़। तो आप ही क्या है यार गौतम, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा यार बिल्कुल भी। ओके, तो ये आप ही क्या है, ये आप लोगों के समावेशी शिक्षा के जो है वो आपके टॉपिक हो गए। तो हम लोगों ने बाल विकास के टॉपिक देख लिए, आप लोगों के सीखने का अर्थ के टॉपिक देख लिए, शिक्षण और शिक्षण की विधाएं देख ली, उसके बाद समावेशी शिक्षा हो गए। ये सब टॉपिक आप ही केवल और केवल किसके हैं, बाल विकास में। इतने सारे टॉपिक आपको सीडीवी में पढ़ने होंगे, 30 नंबर में आपको इतना सब कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद अगला भी है क्या है आपके, उसके बाद अगला है अधिगम एवं अध्यापन जो है वो क्या होता है, जैसे कि बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे। जो मतलब एक आपके पेडागोजी कह सकते हो ना, वैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। पेडागोजी का मतलब एक आपकी समझ बेस्ड होता है, जो आपके शिक्षण की विधियां हैं उनमें से आपके पेडागोजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वही वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जो आपकी समझ पे बेस्ड होंगे। आप रट्टा मार के इनको नहीं पढ़ सकते, इनको आपको समझना पड़ेगा। ये एक टीचर बन के आपको सोचना पड़ेगा, एक बच्चे बन के आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचना बहुत अच्छे से पड़ेगा किस तरीके से आप वहाँ पे आंसर्स करेंगे, समझ गए। अगला है आपके अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं। बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ जो है वो क्या होते हैं, ये आपको आगे के सेमेस्टर में भी पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन जो है वो आपकी जो पहले की समावेशी शिक्षा हो गई, आपके बाल विकास हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते आपके। उसके बाद एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को आप कैसे समझोगे, तो ये आपको बताना होगा। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या होती है, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालक की त्रुटियों को कैसे आप समझेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्या है, ओके, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी आ जाएंगी। ये सब जब चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। उसके बाद बोध और संवेदनाएं जो है वो क्या होती हैं, प्रेरणा और अधिगम क्या होते हैं। उसके बाद अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारक जो है वो कौन कौन से आपके होते हैं। तो ये आपको क्या है, पेडागोजी को बस आपको जो समझोगे ना बस उसी पे समझ से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके, पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं आते। देखो आपको ना पेडागोजी जो है वो सीटेट में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी, बहुत नहीं मिलेगी, उसका रीज़न है आपकी ये पेडागोजी जो है ना ये सीटेट में आती है। यहाँ आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। टेट का पेपर आप रट के भी निकाल सकते हो, लेकिन सीटेट का पेपर आप रट के नहीं निकाल सकते।
अब तो टेट का भी रट के नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी पेडागोजी यहाँ भी देने लगे हैं। 5 नंबर की समथिंग आती है, 5-6 नंबर की पेडागोजी, जबकि यहाँ सीटेट में ना पूरी आपकी ना पूरी 30 नंबर की पेडागोजी आती है, जो केवल और केवल CDP की मैं बता रही हूँ। और सब्जेक्ट की तो आपकी काफ़ी सारी पेडागोजी आती है। इसलिए आप कोशिश करना कि समझ के पेपर करो, सीटेट भी आपको समझ के करो और टेट भी आप समझ के करो, तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब रट्टा मार से कुछ नहीं होने वाला, फ्यूचर जो है वो रट्टा मार का नहीं रहा है आपका। अब जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो टेट से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके, बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है हवा में लगा दिया तीर। आप सोच समझ के सीटेट का पेपर दे सकते हो, लेकिन आप बिना पढ़े टेट का पेपर नहीं दे सकते। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं। बहुत सारा सिलेबस हिंदी में पढ़ चुके होंगे, अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं या 2nd या 3rd सेमेस्टर में हैं आप। आइए बात कर लेते हैं हिंदी के सिलेबस की। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी का पेपर जो है ये भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहले विषय वस्तु की बात करते हैं। तो एक आपका क्या है, एक आप लोगों को वहाँ पे आपको अपठित अनुच्छेद देखने के लिए मिल जाएगा, जहां आपको क्या है पूरा दिया रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के कुछ लिखने होंगे। ओके, इस तरीके से आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा करने के लिए। गद्यांश जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, गद्यांश टाइप का आपको मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी वर्णमाला जो है वो आपको स्वर और व्यंजन आएंगे। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं ली है, तो मैं कहूँगी कि हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ज़रूर ले लें आप। DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने हिंदी की क्लासेस ली हैं, आप वो ज़रूर ले लें। उसमें मैंने आपकी पूरी टेट की हिंदी कंप्लीट कर दी है। आप कह सकते हो कि टेट की हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वर्णमाला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपकी हिंदी में। तो हिंदी वर्णमाला से आप देख सकते हो। सेकंड है वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान जो है वो आपकी हो जाएगी। वाक्यों की रचना करना किस तरीके से आप करोगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके। हाँ, उसके बाद अगला है कि हिंदी में सभी ध्वनियों में पारस्परिक आपके अंतर की जानकारी देना, जैसे कि आपके शा, 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 बा, वाड़ा, डा, ढा, छा, छा, इस तरीके से नाना की इन ध्वनियों में आपके अंतर क्या होता है। तो यहाँ से आपको छांटने के लिए क्वेश्चन आता था कि 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसमें से उच्चारण शब्द कौन सा सही लिखा है, तो आपको राइट आंसर देना होगा कि आपको 3 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कोई एक राइट शब्द आपको चूज करना होगा कौन सा सही लिखा हुआ है, आपके कौन से उच्चारण के स्थान से। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं हिंदी में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी होंगी। चलिए आ जाइए, यहाँ बात करते हैं। अगला है आपके हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार हो गए, अनुनासिक हो गए, चंद बिंदु में अंतर जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद संयुक्त अक्षर या अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर आपको पता है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सभी प्रकार की मात्राएं जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और विराम चिन्ह से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, ओके, बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं, जो भी फ्रेंड्स, उनमें ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज ये मैंने प्रॉपर टेट का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, कोई भी चीज़ें नहीं छूटने वाली, प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे आपके। हाँ, मेरा टेट क्वालिफाई है आपके। अगला बात करते हैं विराम चिन्हों, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आपके विस्मय बोधक हो गए। चिन्हों का प्रयोग आपके विराम चिन्ह वाला टॉपिक आएगा, ये भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला है आपके विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, आतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द जो हो गए, ये आपका हो गया। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हो गई। ये मैंने अभी आपको 3rd सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं आपके। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है वो क्या होता है। वचन और लिंग और काल से आता है। हिंदी अगर देखी जाए तो पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट जो है वो आपकी हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं, अगला जो है वो है आप लोगों का प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान व इनमें अंतर जो है वो आपके क्या होता है। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरों के अर्थ, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपकी संधि आती है। अगर आप अभी मैं आपको 3rd सेमेस्टर में संधि पढ़ाने वाली हूँ, संधि टॉपिक आपके 3rd सेमेस्टर में ही है आपके। स्वर संधि, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि, इन सबसे भी क्वेश्चन, संधि से भी आपके क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। उसमें से व्यंजन संधि क्या है आपकी, विसर्ग संधि, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपके वाच्य, समास और अलंकार के भेदों से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सब आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा अभी DLED में आपके। कवियों और लेखकों की रचनाएं जो है, यहाँ से कम आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपके केवल और केवल कवियों और लेखकों और रचनाओं से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, खास करके टेट के एग्जाम में। यहाँ से CTET में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, लेकिन यहाँ पे आपके टेट में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेखकों और रचनाओं के, कवियों और आपके लेखों की रचनाओं के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद ये आपका हिंदी का सिलेबस जो है बहुत टफ नहीं है, पूरी हिंदी ग्रामर आपकी दी गई है, सब कुछ आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपकी सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने होंगे।
इस बार वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कोई चांसेस है नहीं जो ऐसा नहीं है जो ना हो। उसके साथ साथ हिंदी में आपकी पेडागोजी में कुछ चीज़ें हैं आपके भाषा विकास के अध्यापन जो है, जैसे कि अधिगम और अर्जन क्या हो गया, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अगर आपने अपने सेमेस्टर की तैयारी करी होगी या आपने बीएड बीटीसी की तैयारी की होगी, वहाँ आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा। भाषा अध्ययन के सिद्धांत क्या होते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका क्या है, भाषाकार बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये सब समझ बेसिस में आपको पढ़ना कुछ नहीं है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो बस उसी तरीके से आपको क्वेश्चन देते जाना है। मौखिक लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर क्या आपकी क्या है, भूमिका पर आपके यहाँ पे प्रॉपर होगा, भूमिका पर निर्णयन आपके संदर्भ हो गया। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या हैं, भाषा की कठिनाइयां त्रुटियां और विकार जो हैं वो क्या होते हैं। भाषा कौशल सुब्बोपाली आपको याद है, सुब्बोपाली जरूर याद रखना। सुब्बोपाली अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, ये भाषा के कौशल आपकी कुछ हैं। सुनना, सुब्बो मतलब सा मतलब सुनना होता है, बा मतलब बोलना होता है, पा मतलब पढ़ना होता है और ला मतलब लिखना होता है। इसको बोलते हैं सुब्बोपाली। क्या है ये, है सुब्बोपाली आपके। ओके, इसको बहुत याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आपका अगला है बोधगम्यता, प्रवीणता व मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना आपके हो गए। अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा में बहुभाषाई संसाधन जो है वो क्या होते हैं, और उपचारात्मक आपके अध्यापन क्या होता है। तो अगर आपने हिंदी में ये थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है ना, तो ये सब चीज़ें आपको पेडागोजी आप हिंदी में ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो कुछ डिफरेंट आपके है नहीं, सब चीज़ें बहुत कॉमन पेडागोजी। बस यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन। अदरवाइज आपको सब आपको प्रॉपर पॉइंटेड क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस आपने देख लिया, उसके बाद अब आता है इंग्लिश का सिलेबस। अब जो लोग इंग्लिश लेंगे, यहाँ आपके पास क्या है, चॉइस रहेगी। आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, आप उसके साथ आप ये है आप संस्कृत भी चूज कर सकते हो, उसके साथ साथ आप उर्दू भी चूज कर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, जो कि आप उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश का सिलेबस भी देख लो, बिकॉज ये सब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आपके पढ़ चुके हैं। अनसीन पैसेज एक आपका आएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सेंटेंस आएंगे आपके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, उसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच आएगी आपकी, जिसमें आपकी नाउन आ जाती है, प्रोनाउन आ जाती है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब आपकी इंग्लिश में आ जाएगा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश में और भी चीज़ें पढ़नी होंगी। इंग्लिश का सिलेबस बहुत नहीं है, लेकिन पूरी ग्रामर इंग्लिश में भी आ जाएगी। प्रपोजिशन आपके हो गए, कंजक्शन हो गया, उसके बाद टेंस से आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस से क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल हो गए, पंक्चुएशन जो है वो आपका हो गया पंक्चुएशन। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन आपके हो गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और सिंगुलर प्लूरल, और आपके जेंडर में से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सिंगुलर प्लूरल एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, ये भी आपके क्या है, ये भी आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर में आ जाती है। तो एक तरीके से पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपकी आ जाती है। अगर आपको मेरी इंग्लिश ग्रामर मुझसे अगर पढ़ना है तो आप सेकंड सेमेस्टर का अगर आप इंग्लिश की क्लासेस ले लेंगे, सेकंड सेमेस्टर की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, जो कि 800 की क्लासेस पे है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश की सारी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरी क्लासेस आपको जो भी सिलेबस है पूरा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपने इंग्लिश वहाँ से तैयार कर ली तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेट का सिलेबस चेंज होने का बहुत कम चांसेस है, इससे ज़्यादा सिलेबस में कुछ चेंजमेंट हो ही नहीं सकता, पूरा सिलेबस यही रहेगा। कोई 1-2 सब्जेक्ट नया चेंज कर देंगे बस, कोई चेंजमेंट होने की कोई मुझे नहीं लगता चांसेस कोई है, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं सिलेबस आपका, क्या ही रखेंगे, इससे बाहर कुछ सिलेबस नहीं है आपका, कोई चेंज होने के चांसेस नहीं है स्टेट में। उसके बाद भाषा सेकंड में उर्दू आ जाती है, जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो भी एक बार देख लें, ये भी 30 नंबर की आ जाती है। तो आपकी इसमें भी एक आपको अनुच्छेद मिल जाएगा पढ़ने के लिए, एक आपका गद्यांश टाइप का। फिर जवान के फ़नी महारतों की आपकी मालूमात, अब ये मैं पढ़ूंगी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, तो इसमें से आप देख सकते हो, मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। जो भी उर्दू लेना चाहते हैं तो उनका ये सिलेबस, एक बार आप लोग अपना सिलेबस देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे उर्दू के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बता भी नहीं सकती क्या क्या चीज़ें हैं आपके। तो ये आप सिलेबस आप देख लीजिए पूरा, ये चीज़ें आपको उर्दू का अगर आप पेपर देते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है हमारा संस्कृत। संस्कृत की बात करते हैं, आपके संस्कृत में क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये भी 30 नंबर का आपका रहेगा पेपर। इसमें भी एक आपका गद्यांश जो है आएगा, अपठित अनुच्छेद के रूप में आएगा। फिर उसके बाद अक्रांत पुल्लिंग, अक्रांत आपके स्त्रीलिंग, अक्रांत नपुंसक लिंग आएंगे, इक्रांत आपके स्त्रीलिंग, संज्ञाएं जो है वो आपकी आएंगी, उक्रांत पुल्लिंग, विक्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो हम लोगों ने पढ़े थे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आपको आएंगे। सतत घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुएं, संस्कृत नामों से परिचय जो है वो आपको होना चाहिए। ये सब हम लोग आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको ये भी पढ़ना है तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जाइए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। 8 की क्लासेस पे सब कुछ मिल जाएगा आपको।
सर्वनाम क्या होता है, क्रियाएं क्या होती हैं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग जो है वो आपकी क्या होता है, जो डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में अगर वो प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो आप समझ लीजिए आपकी टेट की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं यही बता रही हूँ कि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, बस आपको क्या करना है, आपको फिनिशिंग करनी है, आपको फिर से शार्पनिंग करनी है। मतलब क्या है, जो आपकी धूल जम चुकी है पिछली चीज़ों पे, उन्हें साफ करना है, उठा के रिवाइज करना है सारी चीज़ों को, और कुछ नहीं करना, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेने हैं। क्वेश्चन पेपर बस उठा के आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आप क्या है, आप कर पा रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन पेपर उठाइए और बस उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, रिवाइज एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा हमें अब पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बस अपने सेमेस्टर की जो भी आप कर रहे हो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। उसके बाद अवयव पढ़ना होगा आपको, संधि, सरल शब्दों की संधि व उनके विच्छेद, आपको दीर्घ संधि वगैरह पढ़ना होगा। संख्याएं जो है वो संस्कृत में संख्याओं ज्ञान होना चाहिए, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हो गई। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार क्या है, व्यंजन के प्रकार क्या है, अनुसार और अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद स्वर व्यंजन, विसर्ग संधियाँ, समास टॉपिक हो गया, उपसर्ग हो गया, पर्यायवाची संस्कृत में विलोम शब्द आपके, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य जो है वो आपके हो गए। और अगला है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं जो है वो आपकी हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, ये सब संस्कृत के ही आपके टॉपिक हैं। क्या है, ये संस्कृत के ही सारे आपके टॉपिक जो है वो आपके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भाषा विकास का अध्यापन। क्या है, भाषा विकास का अध्यापन हो जाएगा, जिसमें क्या है, जिसमें आप लोगों क्या आएगा, जिसमें आप लोगों का आ जाएगा अधिगम व अर्जन जो है वो क्या होता है आपके। इसके वही आपकी पेडागोजी थोड़ी सी दे दी जाएगी और बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे, संस्कृत में पेडागोजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, भाषा अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं कि भाषा अधिगम के सिद्धांत जो है वो आएंगे आपके भाषा अध्यापन के। उसके बाद सुनने बोलने की भूमिका, भाषा कार्य क्या है, बालक इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये आप सब पढ़ चुके हो। मौखिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर क्या आपकी निर्णय। यहाँ से 1, 2 या 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से नहीं आएंगे। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या है, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों एवं विकार की बात की जाएगी। भाषा कौशल यहाँ आएंगे। उसके बाद भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सब भाषा के कौशल जो है वो आ जाएंगे आपके। उसके बाद बात करते हैं आपके अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी आपके संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आ जाएंगी। तो ये आपकी पेडागोजी जो है वो आपकी संस्कृत की पेडागोजी में इतना चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपसे अगर कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप सीटेट देना चाह रहे हो तो मेरी प्रेफरेंस ऐसी रहेगी, जो मैं अपनी पर्सनल अपना वो बता रही हूँ, कि आप सीटेट पे कोशिश करना इंग्लिश ले लो, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी सही है। ओके, नहीं तो आप संस्कृत भी ले सकते हो, अगर आपको संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत भी ले सकते हो, लेकिन आप यूपी टेट में अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी वीक है तो आप कोशिश करना संस्कृत लेने की। अगर थोड़ी भी वीक है अगर आपकी इंग्लिश, तो कोशिश करना आप टेट के पेपर में संस्कृत लेने की, क्योंकि संस्कृत थोड़ा इजी आता है, क्योंकि हिंदी से ही कनेक्ट थोड़ी सी संस्कृत है, लेकिन है डिफरेंट, लेकिन कनेक्ट है आपकी। तो आपको यहाँ हेल्प मिल सकती है। अगर आपकी संस्कृत थोड़ी भी ठीक है तो आप संस्कृत को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी आप लेना इंग्लिश, अदरवाइज आप कोशिश करना कि संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं आपकी ईवीएस, सॉरी गणित की बात करते हैं। अगला जो पेपर है वो आपका मैथ का हो जाएगा। मैथ में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे। मैथ के टॉपिक जरूर देख लो कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है संख्याएं, संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग जो है ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त, जिसे हम लोग आपके एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं, एलसीएम और आपके एचसीएफ कहते हैं। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, सब फर्स्ट सेमेस्टर का है। अगला है दशमलव, आपके जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाएगा। एक एक नियम जो है वो क्या होते हैं। प्रतिशत टॉपिक है आपका। लाभ हानि वाला टॉपिक है आपके। साधारण ब्याज जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। उसके बाद क्या है, ज्यामिति जो है आपकी टिग्नोमेट्री, जो आपकी ज्योमेट्री है वो भी आपकी आएगी। ज्यामिति, ज्यामिति आकृतियां जैसे कि पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। धन, रुपए, पैसे से क्वेश्चंस आते हैं। मापन से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है। समय, तौल, धारता, लंबाई का ताप आपके हो गया। ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाएंगे, मैथ के टॉपिक्स है। त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। आंकड़े हो गए, आयतन हो गए, जैसे धारता, धन, घन या घनाभ भी आपके कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपका मैथ के सिलेबस में आपके इतने सारे टॉपिक हैं, जैसे कि क्षेत्रफल, आयत या वर्ग हो गया, तो ये तो आपके आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, ओके, व्रत वगैरह ये सब आएंगे। रेलवे या बस समय सारणी से भी क्वेश्चन आते हैं, और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या निरूपण से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पूरा आपके मैथ का सिलेबस है, जो कि आपके टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सारा सिलेबस ये आपको कवर करना होगा मैथ का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपकी, उसके बाद मैथ में भी आपके कुछ क्या है, पेडागोजी का सेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी आपके मैथ का पेडागोजी का सेशन है आपके।
ओके, जिसमें आपके गणितीय, आपको तार्किक चिंतन की प्रकृति, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बालक के चिंतन व तर्क शक्ति, पैटर्न, अर्थ निकालने व अधिगम की कार्य नीतियों को समझना हो गया। पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या होती है, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन कैसे करते हैं, शिक्षण की आपकी समस्याएं जो हैं वो क्या है। अगला है त्रुटि विशेषण व अधिगम व अध्यापन के प्रासंगिक पहलू क्या होंगे। नैनादिक आपके उपचारात्मक शिक्षण जो है वो क्या होगा, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन पे, जिसे हम लोग बोलते हैं ईवीएस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईवीएस में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, जैसे कि विज्ञान रहेगा, इतिहास रहेगा, आपके भूगोल रहेगा, नागरिक शास्त्र और आपके पर्यावरण जो है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तब जाके ये 30 नंबर का पेपर जो है वो आपके बनेगा 30 मार्क्स का। जिसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, सबसे पहले तो परिवार देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपका आज का सिलेबस डिस्कशन है, इसको बहुत सीरियस तरीके से आप लोग, जो भी आपके फ्रेंड्स उन्हें जरूर शेयर कर देना, कॉलेज ग्रुप जो है वहाँ शेयर कर देना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके परिवार टॉपिक आपको मिलेगा। भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता जो टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है, जो कि आपका यहाँ आया है। आवास हो गए आपके, पेड़ पौधे और जंतु, ये भी साइंस का टॉपिक है। हमारा परिवेश हो गया आपका, ये भी टॉपिक है। उसके बाद ये टॉपिक तो एनसीईआरटी के टॉपिक है, जो कि जैसे कि मेला, स्थानीय पैसे से व्यक्ति व व्यवसाय हो गए। तो ये आपके कुछ आपके टॉपिक जो है वो आपको एनसीईआरटी के देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। मैथ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे मैम। ओके, चलिए बड़ी अच्छी बात है ये तो। आगे बात करते हैं, जल टॉपिक है आपका, यातायात व संचार टॉपिक हो गया, खेल व खेल भावना से भी आएंगे। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है भारत, जो कि आपके सोशल का टॉपिक है, जैसे कि नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर से क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे प्रदेश की आपकी नदियां कौन कौन सी हैं, पर्वत, पठार, वन, यातायात से क्वेश्चन आएंगे। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे कहूंगी संविधान है, जो कि आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सेकंड संविधान से कम आपसे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएंगे। संविधान तैयार करके ही जाना, जो कि फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, फिक्स, समझ रहे हो, फिक्स है आपका यहाँ से क्वेश्चन आना आपके टेट और सुपर टेट में। उसके बाद आपको कुछ टॉपिक और मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा क्या, सॉरी, आपको देखने के लिए मिल जाएगा शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन क्या होता है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या है, नगर निगम क्या है, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सब टॉपिक आपके यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, क्या हर साल जो है वो आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। बस यहीं से इतना ही क्वेश्चन आपका आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगर टॉपिक आप कहोगे जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आना, तो ये टॉपिक है, दूसरा संविधान है। उसके बाद भारत की नदियां, पर्वत, पठार भी फिक्स हो गए आपके। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर देखने के बाद पता चलेगा, जो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मुगल साम्राज्य वगैरह से क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं आपके। उसके बाद आपके ईवीएस की पेडागोजी के से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पेडागोजी देखो, आपको 2-3 नंबर की पेडागोजी हर आपके सब्जेक्ट में मिल ही जाएगी आपको। ओके, जैसे कि आपके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा व व्याप्ति क्या होती है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकरण, पर्यावरण अध्ययन क्या होता है आपके। अगला है पर्यावरण अध्ययन व परिणामवाणी आपकी शिक्षा जो है वो क्या होती है। अधिगम सिद्धांत किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपके। ओके, उसके बाद आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध जो है वो आपकी क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आता है। साथ ही साथ अवधारणा, प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकोण और क्रियाकलाप, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक अगर देखें तो ईवीएस के पेडागोजी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। बस 3 से 4 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। ओके, टेट का देखो, अगर देखा जाए टेट की पढ़ाने क्लासेस, तो अभी टेट का मैं कोशिश करूंगी मैं आपको पढ़ा दूं। वैसे मैं बहुत सारा तो टेट का ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ तो टेट का अगर आप देखेंगे तो आप समथिंग आप 75% या तो पढ़ चुके हैं अभी तक। अगर देखा जाए 75% तो आप पढ़ ही चुके हैं, बस आपको कुछ परसेंट ही पढ़ना है। 50% तो देखो आप श्योरिटी से आप पढ़ चुके हैं, जो लोग आपके डीएलएड वगैरह कर चुके हैं। अब आपको पढ़ना जो है वो 50% से भी कम पढ़ना है आपके, क्योंकि 50+% तो आप पढ़ ही चुके हो। 50% से कम ही पढ़ना है, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर, जो बचा कुचा है वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लोगे। तो कवर में सारा कुछ मैं टेट का कवर आपको ऑलरेडी करा दूंगी। बस आपको क्या करना है, उन नोट्स को अच्छे से रखना है और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन जो है वो आपको करना होगा। इसी के साथ ये पूरा सिलेबस जो है वो आपका मैंने डिस्कस कर लिया। टेट का किस तरीके से पेपर्स आपके आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे टेट में। ये सारा कुछ हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया प्रॉपर तरीके से कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी।
इसी के साथ क्या है आपका जो टेट का पेपर है उससे आए उससे पहले ही आप अपनी तैयारी करके रखिए, साथ ही साथ पहले अपने सेमेस्टर पे ध्यान दीजिए, उसके साथ साथ उसकी तैयारी आपकी होती ही जाएगी। आप डीएलएड बीएड या बीटीसी जो भी कर रहे होंगे प्रॉपर तैयारी करते रहिए, उसके साथ साथ अपना टेट का पेपर जो है जब भी आपका आए तो आपको परेशान नहीं होना कि कोई कोचिंग ले ली, कुछ कर लिया। आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, उन्हीं में से आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। कोई कोचिंग वगैरह लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कोचिंग कोई भी आप लोगे तो आपकी 1,000 से ज़्यादा कोचिंग कम कम तो आने वाली नहीं है। और उससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ा हुआ है और अभी आपने फिलहाल में कुछ नया ही पढ़ा हुआ है तो आपको सब कुछ याद रहने वाला है, आपको कहीं से एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं होगी। मैम सीटेट के लिए भी यही सिलेबस है? नहीं भाई, ये सीटेट का सिलेबस नहीं है। सीटेट का सिलेबस हम लोग ऑलरेडी आपके डिस्कस कर चुके हैं, ये सिलेबस आपका सीटेट का बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट आपका अलग एग्जाम है, टेट आपका अलग एग्जाम है। टेट में आपके पॉइंटेड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पढ़ाई करके नहीं जाओगे तो टेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सीटेट के पेपर में आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो आप सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन टेट का पेपर बिना पढ़े क्वालिफाई नहीं होने वाला। सारे पॉइंटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके आपके एक एक क्वेश्चन ऐसे उठा उठा के आपसे पूछ लिया जाता है जो आपके एक्यूरेट होता है, समझ रहे हो? तो आपकी समझ पे बेस्ड अगर आप कहोगे तो सीटेट एग्जाम है, लेकिन अगर आप कहोगे कि पॉइंटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं तो वो आपके टेट में ही आते हैं। तो टेट का आपको पढ़ाई बिना पढ़ाई किए आप पास नहीं कर पाओगे टेट का एग्जाम, समझ लो। इसलिए आपको टेट का एग्जाम आप अच्छे से तैयारी करके आराम से कोशिश करना, जो थर्ड या सेकंड ईयर में है या आपके थर्ड सेमेस्टर में, वो कोशिश करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना टेट क्वालिफाई कर ले। मैम इस बार फिर से इतिहास लिखेंगे यूपी टेट के फर्स्ट सेमेस्टर की तरह? बिल्कुल लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे। और अब जो भी आपके डाउट हो, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 5 मिनट हम लोग डाउट जो है वो डिस्कशन करेंगे। आप सबकी कमेंट जो है मैं देख रही हूँ, तो जो भी डाउट हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑफलाइन जो लोग देखें वो ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी।